सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 8 को खत्म ही कर देंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, फिर दो चैप्टर आपके 3 चैप्टर और बचेंगे इस 12th क्लास की एनसीईआरटी के। फिर हमारा ये सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका रहेगा, फिर हम कुछ नई चीज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज के क्वेश्चन को। हम देखो जरा क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं ये। असमानुपातन से आप क्या समझते हैं? जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के दो उदाहरण लिखो। देखो, असमानुपातन का मतलब क्या है वो समझ लो बस। असमानुपातन का मतलब क्या है ये समझ लो बस। असमानुपातन अभिक्रिया बहुत बार समझा दी है मैंने। पी ब्लॉक में समझा दी, डी ब्लॉक में समझा दी, और भी जगह समझा दी। एक बार और समझ लो। असमानुपातन का मतलब क्या है? किसी एक का ऑक्सीकरण और उसी का ही अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? किसी एक का ऑक्सीकरण और किसी दूसरे का अपचयन होता है। लेकिन असमानुपातन में क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसी का क्या होगा? अपचयन होगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो इसको। पहला एग्जाम्पल अभी अपन ने थोड़ी देर पहले नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी किससे? इसका हमने करा था एसिडिफाई करा था हमने इसको। तो ये क्या बन रहा था उस टाइम पे? एसिडिफाई करवाने पे क्या बना था? ऐसा करने से क्या बना था? ये बना था बच्चों KMnO4 प्लस MnO2 पायरोल्यूसाइड, और बन गया था अपना क्या बच्चों? जल बन गया था। वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अपन ने ये बता दिया है। सुनो अब इसमें क्या करना है। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों? +6 आ रहा है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। यहां से यहां जाने, अरे ऑक्सीकरण निकालना तो आता है ना दादा। प्लस यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण कैसे आ रहा है? 4 दूनी 8, तो -8 और +2, +6 हो गया। ठीक है, इधर 4 दूनी 8 और 1 7 हो जाएगा, इधर 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो +6 से +7 में जाने पे क्या हुआ है? इसका ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है इसका। क्या हुआ बच्चे? इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में क्या हुआ है? +6 से +4 में चल गए इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण में कमी आ गई, और ऑक्सीकरण में कमी आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यहां क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। किसका? मैग्नीज का। तो मैग्नीज का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और मैग्नीज का ही अपचयन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? असमानुपातन अभिक्रिया है। क्योंकि यहां मैग्नीज का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और मैग्नीज का ही क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों। मेरे गुलाब जामुन, मेरे गुलगुलो। दूसरा देखो, आपने कॉपर वाला पढ़ा था एक। कॉपर Cu+1 जो होता है ना एकवश में, तो हम क्या करते हैं? 2 कॉपर लेते हैं, और उसका ऐसा करने से Cu+1 थोड़ा अनस्टेबल फील करता है, तो वो किस में चला जाता है? Cu+2 में। और एक किस में चला जाता है? कॉपर में। ये सॉलिड में चला जाता है और ये एकवश में चला जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। वहां क्वेश्चन था कि कॉपर+1 स्टेबल है, ये कॉपर+2 स्टेबल है। ठीक है, अब सुनना बात को। यहां से क्या बोल रहा हूं मैं, अब फिर से देखो। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है। यहाँ +2 है, यहाँ कितना है? 0 है। तो यहां से यहां जाने में क्या हुआ? +1 से +2 में चल गए, ऑक्सीकरण में वृद्धि हो गई, ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का क्या हो गया बच्चों? यहां पर ऑक्सीकरण हो गया है। और यहां से यहां जाने में क्या हुआ है? यहां से यहां जाने में क्या हो गया इसका? +1 से 0, ऑक्सीकरण में कमी, और ऑक्सीकरण में कमी का मतलब ये क्या हो गया बच्चों? अपचयन हो गया। तो कॉपर का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, कॉपर का अपचयन भी हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड असमानुपातन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल, वही। ठीक है डिसप्रपोर्शनेशन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। कुछ कुछ वर्ड जो नहीं आते ना मुझे इंग्लिश में, मैं फटाफट बोल के निकल जाता हूँ। फटाफट बच्चों को लगता है हाँ सही है ऐसा। बच्चे इतने बोले थोड़ी हमारे, हमारे बच्चे का काम है का। ठीक है, तो ये आप असमानुपातन अभिक्रिया के अंदर ऐसा ऐसा कुछ देख कर आते हो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये संगति का असर है एक तरह से। अब नहीं बोलते संगति का असर। क्यों? +1 था, +2 में कन्वर्ट हो गया। संगत जलीय माध्यम आते ही आपकी संगति ही बताती है कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। आपका सोचने का तरीका
हर चीजों को डील करने का तरीका, ये सब संगति पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि अपने पास है ये, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, हर चीज बता रहा हूं एग्जांपल, क्या बोल रहा हूं मैं, हर चीज संगति पे निर्भर करती है। जैसे मान लो मैंने लिखा ऐसा, ये क्या है, आप नहीं बोल सकते कुछ, क्या बोल सकते हो, कोई इसको बोलेगा उल्टा है में, कोई बोलेगा पहाड़ की तरह दिख रहा है, कोई कुछ भी दिमाग लगाकर बोल सकता है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे ऐसा कर दिया, एक लगा दिया और इसके आगे चार लगा दिया, तो अब तुम क्या बोलोगे, ये तीन है। तो ये चीज, इसकी पहचान किसने बताई, संगति ने। अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता ये ए है और यहाँ लिख देता मैं ये सी है, तो अब ये हल्का हल्का सा क्या लग रहा है, बी लग रहा है। तो अपने आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये क्या है, अब इसकी पहचान ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं। तो आप किन लोगों के साथ में रहते हो, किन लोगों के साथ में आप जो है दिन भर रहते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप उन्हीं की तरह सोचने लग जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं अपना इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि पॉजिटिव माइंडसेट बने और उसी तरीके से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, आज का ज्ञान हुआ ये, आगे देखो बच्चों, अच्छा ज्ञान देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो 23वां क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु बहुधा मतलब बहुत अधिक क्यों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है। बेटा कॉपर की बात कर रहा है ये, कॉपर कितने पर आता है, 29 पर आता है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें कि ऑर्गन 4s1 3d10 लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन था। तो कॉपर जो है +1 ऑक्सीकरण दिखाता है ना, तब ये किस में चला जाता है, ऑर्गन में, 4s0 और क्या बना देता है ये 3d10 बना देता है। तो इसका ऑक्सीकरण कितना आ रहा है, +1 और d10 क्या है, पूर्ण पूरित हो गया, ये पूर्ण पूरित हो गया, फुल्ली स्टेबल हो गया, ये पूर्ण पूरित मतलब फुलफिल्ड हो गया, स्टेबल बन जाता है, d10 स्टेबल हो जाता है। कॉपर +1 ऑक्सीकरण भी दिखाता है, कॉपर +1 दिखाता है, साथ ही साथ +2 भी स्टेबल होता है, समानुपातन अभिक्रिया में हमने इसको दिखा दिया। 24वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित गैसीय आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना करो। कर देंगे ना भाई, कोई दिक्कत है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना करनी है। मैग्नीज है, कितने पर आता है, 25 पर आता है। क्या लिखते हो इसको, ऑर्गन 4s2 3d5। तो यहाँ पे मैग्नीज +3 ऑक्सीकरण अंक में है, मतलब क्या लिखोगे, ऑर्गन 4s0 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे, 2 यहां से उड़ा दोगे, एक यहां से उड़ा दोगे, 3d4 आ जाएगा। 3d4 आ जाएगा मतलब n का मान 4 आ जाएगा, ऐसा सिंपल सी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। क्रोमियम +3, क्रोमियम कितने पर आता है बच्चों, 24 पर आता है। क्या लिखोगे, 4s1 3d5 लिखते हो। +3 का मतलब क्या है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, तो 4s से एक उड़ा दोगे और 2 किससे उड़ा दोगे, यहाँ से 3 बच जाएगा। तो n का मान कितना आ रहा है, 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 3 हो जाएगी। वेनेडियम की बात कर रहा है, वेनेडियम कितने पर आता है बच्चों, शिव तेरी वंदना, शिव तेरी वंदना 24 पर आ रहा है, 24 पर आ रहा है। क्या लिखोगे, ऑर्गन 4s2 3d4 लिख दोगे, ऐसा ही तो करोगे। 18 20 और 4 24, क्योंकि वेनेडियम कितने पर आता है बच्चों, 24 पर आता है। शिव तेरी वंदना, सही बोलोगे हम, अरे ना 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 ना, क्या कर रहे हो अमन सर, क्या कर रहे हो, 24 नहीं रहे बच्चों, 24 नहीं रहे बच्चों, 24 नहीं रहे बच्चों, 23 पे आता है ना, क्या कर रहे हो, 23 पे आता है, करे वंदना। तो 20 यहाँ पर दी, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ये भी कर दोगे, ये तो बच्चों वाला काम हो गया यार। अब टाइटेनियम +3 है, टाइटेनियम कितने पर आता है बच्चों, शिव तेरी 22 पर आता है। तो क्या लिखते हो, 4s2 3d2। टाइटेनियम +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, कहां से उड़ाओगे, पहले 4s से उड़ाओगे, फिर यहां से उड़ाओगे, तो यहाँ एक बच जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला काम इसमें आपको ऐसा करना रहेगा। आगे देखो बच्चों क्या है, उदाहरण देते हुए संक्रमण धातुओं के रसायन के निम्नलिखित अभिलक्षणों का कारण बताइए। संक्रमण धातु की निम्नतम ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि उच्चतम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, सुनो पहले बात, ये क्या बोल रहे हैं कि जो निम्नतम ऑक्साइड होते हैं ना, निम्नतम ऑक्साइड जो होते हैं जिनका ऑक्सीकरण कम होता है, निम्नतम ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं। और जो उच्चतम ऑक्साइड होते हैं ना, जिनका ऑक्सीकरण
अधिक होता है। उच्चतम ऑक्साइड जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या फिर उभयधर्मी होते हैं। अम्लीय होते हैं या फिर क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है ऐसा। अब सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, जो निम्नतम है ना ये कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। जो निम्नतम ऑक्साइड होते हैं ना उनमें कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, कम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आयनिक बंध बनाते हैं कौन, जो निम्नतम ऑक्साइड होते हैं। आयनिक बंध बनाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन कम भाग लेते हैं। जो उच्चतम ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, सह संयोजी बंध बनाते हैं। और सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो मतलब क्या है, इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन काम में आए हैं। तो यहां कम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या अधिक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और यहाँ अधिक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कम इलेक्ट्रॉन भाग लेने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कम इलेक्ट्रॉन भाग लेने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रभावी नाभिक के आवेश कम है। प्रभावी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रभावी नाभिक की आवेश क्या है, कम है। यहां प्रभावी नाभिक की आवेश क्या है, ज्यादा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, प्रभावी नाभिक की आवेश अधिक है। अच्छा अब सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर प्रभावी नाभिक की आवेश कम है, इलेक्ट्रॉन कम ग्रहण करेंगे, मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कम होगा। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कम होगा इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं। भाई प्रभावी नाभिक के आवेश कम होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या कैसे होते हैं बच्चों, लुईस उल्टा लिख दिया रे भाई यार। क्या करते हो मन सर आप कभी कभी, निम्नतम और यहां लिख दिया मैंने उच्चतम, और उल्टा ही तो लिखा हुआ था, उच्चतम और ये निम्नतम। क्वेश्चन वोश्चन सब ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि कुछ उल्टा उल्टा सीधा हो गया। संक्रमण धातु का निम्नतम ऑक्साइड क्षारीय होता है, निम्नतम ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो यहाँ पे भी इसको उल्टा करना पड़ेगा। निम्नतम ऑक्साइड क्षारीय होता है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय और उभयधर्मी, और ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। हाँ अब सब सही है, अब सब सही है, ध्यान से देखना, बिल्कुल सही है सब। उच्चतम ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं उभयधर्मी। उच्चतम ऑक्साइड में आयनिक बंध का निर्माण होता है तो कम इलेक्ट्रॉन भाग में लेते हैं, कम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश क्या है, कम है। और प्रभावी नाभिक के आवेश कम है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को कम इलेक्ट्रॉन है ना तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल। तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, अम्ल की तरह। क्यों, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिक के आवेश कम है। यहाँ प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो मतलब ये कैसे होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं। ठीक है एक बार मैं आपको लैंग्वेज सुना दूं क्या बोलते हैं। जब धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तो वो आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, और आयनिक बंध का निर्माण करते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण अंक जो है इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है और कम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड तथा फ्लोराइडों के साथ पढ़ रखा हमने ये पहले, क्योंकि छोटा आकार होता है ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का छोटा आकार होता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का छोटा आकार होने की वजह से, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का छोटा आकार होने की वजह से वो अन्य तत्वों को उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसीलिए वो ऑक्सीकरण अधिकतम ऑक्सीकरण सिर्फ ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ दिखाते हैं, फ्लोरीन के साथ। ये पढ़ चुके हम पहले। धातु के ऑक्सीजन आयन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। क्रोमियम के साथ में, Cr2O7 के साथ में, मैग्नीज के साथ में, MnO4 के साथ में, VO3 के साथ में। ठीक है ये भी देख चुके हैं अपन पहले ही। आ गया हो, ये एनसीईआरटी वाले पागल है, कुछ कुछ क्वेश्चन पहले ही दिए हुए रहते हैं। देखो फिर निम्नलिखित को बनाने के लिए ये नहीं पढ़ा अपन ने, ये नहीं पढ़ा पायरोलूसाइड से MnO4 बनाने का, ये एनसीईआरटी वाले पागल है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है आगे देखो, अब इनको हम देख ही चुके हैं तो हम बार बार थोड़ी लिखेंगे। मिश्र धातुएं क्या है ये देख लेते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती है बच्चों कि
दो या दो से अधिक धातुओं व अधातुओं का समांगी मिश्रण, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक धातु व अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातुएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे पीतल हुआ, है ना, ब्रोंज जिसको हम बोलते हैं, कांसा हुआ, गन मेटल हुई, ये सब क्या है अपने मिश्र धातुएं। जिंक अमलगम हुई, ये क्या है? मिश्र धातुएं हैं। दो या दो से अधिक धातु व अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। लेंथेनोइड से क्या बनती है? एक मिश्र धातु बन जाती है। लेंथेनोइड से क्या बन जाती है? मिश्र धातु बन जाती है, जिसमें 95% तो लेंथेनोइड होता है, 5% Fe होता है, और कुछ मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर ऐसे यौगिक होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड बोलते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चा? गन मेटल बनाने में करते हैं, है ना। और जो एरोप्लेन होती है उसकी चद्दर बनाने में भी हम इस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल देख रखे हैं। प्रॉपर लैंग्वेज आपको मैंने इसमें लिखा रखी है। ठीक है, आगे आओ। आंतर संक्रमण तत्व क्या है? आंतर संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक को बोलते हैं। एफ ब्लॉक में भी दो आ जाती है, एक तो आ जाते हैं लेंथेनोइड और एक आ जाते हैं बच्चों एक्टेनोइड बोलते हैं। निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्वों में से है? तो आपको पता है लेंथेनोइड कहां से स्टार्ट होते हैं? 58 से कहां तक जाते हैं? 71 तक। नहीं पढ़ा आपने? सीने पर नदिया प्रेम की समाई 58 से ही तो स्टार्ट हो रहा था। और ये कहां जाता है बच्चों? 90 से 103 तक पड़ता है। यहाँ ऊपर लुटेशियम आ रहा था, यहाँ लोरेंशियम आ रहा था। ठीक है, तो ये आता है। तो 29 है क्या? नहीं। 74 है क्या? नहीं। 59 है, 95 है, 102 है, 104 है। 104 भी नहीं है ना, 103 तक ही तो आ रही है, 104 भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। ये लेंथेनोइड नहीं है, बाकी ये तीनों लेंथेनोइड है। अरे बेटा हमने नहीं पढ़ा क्या? लेंथेनोइड 358 से स्टार्ट होती है ना, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब्दील हुआ, है ना, तब्दील हुआ। उसके बाद में क्या था? सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब्दील हुआ। उसके बाद क्या था? जो भी था लुटेशियम तक आ रहा था। ठीक है, इसके बाद एक्टेनोइड में क्या था? सीने क्या था वो? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। और उसमें था यूं ही लाजवाब लगती हो, ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ। 58 से 71 तक जाता है, 90 से 1030 तक जाता है। 29 नंबर पे कौन आता है? कॉपर आता है। वो 3D श्रेणी का हो गया। आंतर संक्रमण तत्व नहीं है। आंतर संक्रमण तत्व मतलब ए ब्लॉक को बोलते हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को बोलते हैं। उसके अंदर डी के अंदर एफ आ जाता है, इसलिए उनको हम आंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। 59 नहीं है, 74 भी नहीं है, 95 है, 102 है, 104 भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां खत्म करेंगे आज। एक्टेनोइड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लेंथेनोइड तत्वों का रसायन है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने क्रियाशीलता में समझाया था। लेंथेनोइड तत्वों जो एक्टेनोइड जो तत्व है ना, उन एक्टेनोइड तत्वों की हम केमिकल रिएक्शन ज्यादा नहीं करवा सकते हैं, या हम उनका अध्ययन भी कम कर पाते हैं। रीजन क्या है? उसमें सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्वों की केमिकल रिएक्शन को अंदर, केमिकल रिएक्शन में रेडियो एक्टिव तत्वों को हम इंक्लूड नहीं करते, कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा किरणों का क्षय करते रहते हैं। और उन अल्फा बीटा गामा किरणों का क्षय करने से उनके अंदर जो है उनका क्षय होता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, और हम उनको केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनका अध्ययन भी कम ही हो पाता है जितना कि लेंथेनोइड। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इस कथन का, भाई लेंथेनोइड का ऑक्सीकरण अंक क्या है? +3 है कॉमन, और कुछ +2 दिखाते हैं और कुछ +4 दिखाते हैं। एक्टेनोइड क्या दिखाते हैं बच्चों? +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, एक्टेनोइड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? एक्टेनोइड श्रेणी का लोरेंशियम है ना बच्चों, Lr 103 पर आता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इस तत्व की संभावित ऑक्सीकरण अवस्था पर टिप्पणी करो। लोरेंशियम है ना, ये कितने पर आएगा? रेडॉन लिखोगे आप, 86 तो किस में भर दोगे? रेडॉन में भर दोगे। ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा? 7s2 आएगा। फिर कौन आएगा बच्चों? 6d आएगा। और फिर कौन आएगा? 5f आ जाएगा। 5f 114 आ जाएंगे इसमें, तो 5f14 आ जाएंगे इसमें तो। और डी में कितना? 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। ये तो लोरेंशियम की बात हो गई अपनी। लोरेंशियम कितने पर आता है अपना? 103 पर आता है, तो आप ऐसे लिख दोगे
6d1 7s2 5f14 लिख दोगे। और इसकी संभावित ऑक्सीकरण अंक कितना है बच्चों? +3 है। लोरेंशियम क्या ऑक्सीकरण अंक दिखा सकता है? +3 दिखा सकता है। क्यों? 3 उड़ाने का मतलब 7s से 0 उड़ा दोगे, 6d से 0 उड़ा दोगे, मतलब एक 2 3 उड़ा दोगे। तो अब क्या बच रहा है? 5f14, और 5f14 स्थायी हो जाता है। 5f14 क्या हो जाता है? स्टेबल होता है, क्योंकि f में सारे कक्षक भरे हुए रहते हैं। f में स्टेबिलिटी का क्या है? 5, F14, F7 और F0, क्योंकि ये अर्ध पूर्ण पूरित हो गया, ये अर्ध पूरित हो गया, ऐसे इनमें स्टेबिलिटी का क्रम चलता रहता है। ठीक है, बता दिया अपन ने। एक्टेनोइड श्रेणी का अंतिम तत्व लोरेंशियम कितने पर? 103 पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी संभावित ऑक्सीकरण अंक +3, +3 पे ये बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि F14 बन जाता है। F14 स्टेबल होने के कारण ये +3 ऑक्सीकरण अंक दिखाता है। हुंड के नियम के आधार पर सीरियम +3 के आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्युत्पन्न करो। प्रचक्रण सूत्र के आधार पर इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। कर देंगे ना बच्चों। सीरियम कितने पर आता है? सीरियम ही तो है, ये Ce तो है सीरियम। अपन ने इसका पहले भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रखा है। ये लैंथेनॉइड तत्वों में शुरू में ही आता है, और शुरू कहाँ से होती है? 58 से शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हो? जीनोन। जीनोन के बाद क्या आएगा बच्चों? 6s2 आएगा, फिर क्या आएगा? 5d आएगा, फिर क्या आएगा? 4f आएगा। इसमें तो 0 बढ़ते हैं और इसमें 14 बढ़ते, 14 कह रहे 5 बढ़ते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था आपने। देखो ना, जीनोन कितने पर आता है? 54 पर, 54 पर। वो गलत लिख दिया, 2 5 नहीं आएगा वो। सीरियम कितने पर आता है? 54 पर। अब 58 बच रहे, 4 है, 6s में 2 बढ़ दोगे। ठीक है, 6s में 2 बढ़ दिए, 5d के अंदर 1 बढ़ना पड़ेगा ना आपको, और इसमें 2 बढ़ दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इससे। ठीक है, सीरियम है, सीरियम आपके जो है कितने पर आता है? 58 पर आता है। तो 58 पे आप लिखोगे, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा 58 है, 54 इसमें बढ़ दी, और 2 2 4, 58 इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। अब +3 कर रहा है। +3 करने का मतलब क्या हुआ? जीनोन 6x से 0, 5d से एक और चला जाएगा 0, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1। f में 1 बचा, मतलब n का मान 1 हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या आएगा? √n+2। तो यहां लिखो 1, 1+2, मतलब ये कितना आ गया? √3। √3 कितना होता है? 1.37। मात्रक क्या लगाओगे? bm, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। लैंथेनॉइड श्रेणी के उन सभी तत्वों का उल्लेख करो जो +4 +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच में संबंध दो। सही है ना, कर देंगे। जो अपन ने पढ़ा है, लैंथेनियम जो है ना, वो +3 ऑक्सीकरण दिखाते हैं, और कुछ भाई साहब जो है +4 दिखाते हैं। कौन कौन? सीने पर नदियां तब्दील हुई, तब्दील, टीबी तब्दील हुई। ठीक है, ये थे। और +2 भी दिखाते हैं कुछ कुछ। कौन कौन? YB+2 और EU+2, पढ़ा था अपन ने। ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये इधर आएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? अपचयन। तो ये लोगों को क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। ये इधर जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो ये लोगों क्या करेंगे? अपचयन। तो मतलब ये क्या? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चीजें पूछ रहा है ये। इस प्रकार के व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच संबंध बताना अपन ने ये भी बता दिया है। कोई भारी भरकम काम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आते भी कम ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा भारी भरकम वाले काम है ये, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के संदर्भ में एक्टेनोइड श्रेणी के तत्वों तथा लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों के रसायन की तुलना। अरे यार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ लिया। ये एनसीईआरटी वाले ना, मेरे को लगता है सस्ते नशे करके को बनाते हैं एनसीईआरटी को। सेम का सेम क्वेश्चन अभी पहले हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर देखा है। सेम डिट्टो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, ऑक्सीकरण अवस्था लिखी थी, रासायनिक क्रियाशील थी, फिर से क्वेश्चन दे दिए। क्या बुद्धिहीन इंसान है ये। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, आप क्या बोल रहे हैं। 61, ये परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कर देंगे ना बच्चों, कोई बात बड़ी बात नहीं है। 61 है, 61 पर कौन आता है बच्चों? प्रोमीथियम आता है। Z बराबर 61 पर कौन आता है? प्रोमीथियम आता है यार। 61 पर आता है ना, ये पढ़ रखा पर नहीं। 61 पर कौन आता है बच्चों? प्रोमीथियम आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, कैसे लिखोगे? जीनोन में इलेक्ट्रॉन भरोगे कितने? 54। चूंकि ये लैंथेनॉइड का है तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 6s, यहाँ क्या लिखोगे? 5d, और यहाँ क्या लिखोगे? 4f। अब चेक कर लो, बढ़ लो।
54 में से 2 तो आप यहाँ भरोगे, फिक्स ही है। अब ये बीच में आता है तो आप यहाँ 0 भर दोगे। अब चेक कर लो, 54 और 2 कितने हो गए, 56। 56 और 61 कितने बच रहे, 5। यहाँ 5 आ जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। किसका, ये प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। ठीक है, अब देखो Z बराबर 91 है, Z बराबर 91 पर कौन आता है, प्रोक्टेटिनियम, पापड़ आता है ना, पापड़। अब यहां आप ये किस में आता है, कितने पर आ रहा है, 91 पर आता है, मतलब ये किस में आ रहा है, एक्टेनॉइड में आ रहा है। तो एक्टेनॉइड पे आ रहा है तो रेडोन में भर दोगे आप कितने, 86। अब 6s की जगह क्या बन जाएगा, 7s। 5d की जगह क्या बन जाएगा, 6d। यहाँ क्या आ जाएगा, 4f की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 5f आ जाएगा। अब चेक कर लो बस कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 86 में से 2 यहाँ भर दोगे, 88। अब ये 6d बच रहा है, d बचने का मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिंपल सी बात है, हमने ये पहले ही सीख लिया था। Z बराबर 101 है, Z बराबर क्या है, 101 है। ये 101 किस में आता है, लेंथेनॉइड वाली में आता है, ये एक्टेनॉइड वाली में आता है, एक्टेनॉइड वाली में आता है। एक्टेनॉइड वाली में आने का मतलब 101 पर कौन आता है बच्चों, मेंडोलिवियम। कौन आता है, मेंडोलिवियम, MD, MD सर। रेडॉन 7s, 6d, 5f, ऐसा ही लिखोगे। ये 101 में से आपने 86 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं आप उनको उसमें भरोगे। कैसे भरोगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर दोगे, 0 इसमें भर दोगे, 13 इसमें भर दोगे, 13 और 2 15, 15 और 86 101। Z बराबर 109, बेटा 109 है ना, 109 लेंथेनॉइड के में भी नहीं आता और एक्टेनॉइड में भी नहीं आता। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में से यहाँ कभी क्वेश्चन नहीं आया है, कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। और स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है मेट्रेनियम, MT नाम का एलिमेंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कभी नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। आगे देखो, अरे बाप रे, थक थका जाते हैं बोलते बोलते, कभी कभी तो ऐसे ही जीवन हो जाता है ना हमारा भी। देखो जरा आप क्या बोल रहा है, प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय व तृतीय श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों से क्षैतिज वर्गों में तुलना करो। किसकी बात करनी है अपन को, 3D श्रेणी की बात करनी है, 4D श्रेणी की बात करनी है और 5D श्रेणी की बात करनी है। किसमें, वर्ग में, ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ही तो होता है, 3D श्रेणी में, 4D श्रेणी में और 5D श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ही होता है, बस कुछ अपवाद आते हैं। अपवाद कौन कौन आते हैं वो देख लो। अपवाद कौन आता है इसमें, 3D श्रेणी में कॉपर अपवाद है, क्रोमियम अपवाद है। इसमें 6 अपवाद आ रहे थे, कहां से, स्टार्टिंग में एक छोड़कर अपवाद ही अपवाद आ रहे थे इसके अंदर। तो बोलो कौन कौन, MO आ रहा था, नायोबियम आ रहा था, सिल्वर आ रहा था, प्लेटिनम आ रहा था। बोलो यार बच्चों, बात समझ आ रही है क्या, 3 4 तो यही थे अपना, प्लेटिनम नहीं, प्लेडिनम, प्लेडिनम, प्लेटिनम तो उसमें आता है। एक RU था और एक RS था। ठीक है, ये 4D श्रेणी में अपवाद थे वर्ग के अंदर, और इसमें भी 2 अपवाद थे, इसमें एक PT था और एक AU था। ठीक है, तो एक ही वर्ग में जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सेम होता है। जैसे मैग्नीज आ रहा है, मैग्नीज के नीचे जो आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा, जो उसके नीचे आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। कुछ अपवाद थे, वो अपवाद ही लिख दिए मैंने। ऑक्सीकरण अवस्था है, वो भी सेम ही होती है, एक ही वर्ग में ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या आती है, सेम आती है। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है तो ऑक्सीकरण भी तो सेम ही आएगा ना भाई। आयनन एंथैल्पी देख लो, आयनन एंथैल्पी 5D की तो ज्यादा होती है, फिर 3D आता है और फिर कौन आता है, 4D आता है। इसका कारण क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी में पहले कमी आती है, फिर उसके बाद में कुछ अनियमित परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और 3D 4D के अंदर ऐसा क्रम रहता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। परमाणविक आकार में क्या होता है, 3D का आकार छोटा, 4D का आकार, फिर 5D का आकार। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई है, स्कैंडियम के लिए। स्कैंडियम के नीचे कौन आता है, यूट्रियम, उसके नीचे कौन आता है, जर्कोनियम, ऐसा। उसके बाद में आप नहीं, जर्कोनियम नहीं, स्कैंडियम, यूट्रियम यारी जरा, और उसके नीचे कौन आता, लाफ्ता, लेंथेनियम। और इसके बाद में F में इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हो, और F में इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हो तो क्या बन जाता है ये, फिर 3D का 4D, और यहां लगभग बराबर हो जाता है 5D। इसका कारण क्या है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। निम्नलिखित आयनों में प्रत्येक
के लिए 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। आप इन पर जल योजित अश्वल्कीय 5 डी 3D कक्षकों को किस प्रकार लिखेंगे? अच्छा कर देंगे ना बच्चों। Ti+2 है। देखो जो डी कक्षक है ना, डी कक्षक में क्या होता है? डी कक्षक में क्या होते हैं? 5 होते हैं। तमीज से बनाएंगे अपन। देखो ये डी कक्षक होते हैं आपके। सैयारा में सैयारा, सितारों के जहां में, मिलेंगे फिर से यारा, आसमां तेरा मेरा हुआ। ये क्या है बच्चों? अपना डी कक्षक है। क्या होता है ना, ये डी कक्षक टूट जाता है। डी कक्षक दो भागों में टूट जाता है। एक टूट जाता है T2G में और एक टूट जाता है बच्चों EG में। एक तो टूट जाता है बच्चों किस में? T2G में। और एक टूट जाता है बच्चों EG में। 5 कक्षक होते हैं, समरस कक्षक बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं? समरस कक्षक बोलते हैं। कैसे? ये बन जाता अपना T2G और ये बन जाता अपना EG। ये क्या है? T2G है और ये क्या है बच्चों? EG है। ऐसा समरस कक्षक अपने दो कक्षकों में टूट जाता है जिसको हम बोलते हैं T2G और EG। अब आपको इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबके में एक एक भरते जाता हूं, ध्यान से देखना। टाइटेनियम कितने पर आता है रे बच्चों? टाइटेनियम आता है 22 पर। क्या लिखते हो? 4s2। फिर क्या लिखते हो? 3d2 लिखते हो। ठीक है। +2 का मतलब क्या है बच्चों? 4s0। फिर क्या लिखते हो? 3d2। 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2, 1 और 2। अब यहाँ तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन भरोगे कहाँ पे? यहाँ पे। चलो यहाँ लिख देते, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये पहले का आंसर हुआ। दूसरे का आंसर देखना। अब मैं इसको मिटा के लिखूंगा यहीं पे ही, सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सोल्व करते जाऊंगा। वेनेडियम है, शिव तेरी वंदना। क्रोमियम के बाद 25 पर शिव शिव तेरी वंदना 23 पर आ रहा है। तो क्या लिखोगे? 4s2 3d3 लिखोगे। ठीक है, ऐसा कर दोगे। ऐसा करने के बाद में आपको +2 बनाना है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। कहां से उड़ाओगे? 4s से। क्या बच जाएगा? 3d3 बच जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है। इन 3 इलेक्ट्रॉनों को आप कैसे भरोगे? ऐसे है। पहले T2G में तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये हुआ। थर्ड क्वेश्चन देख लो आपका क्या, यहाँ लिख देते हैं। थर्ड क्या आ रहा है बच्चों? क्रोमियम। क्रोमियम कितने पर आता है? 24 पर। क्या लिखते हो? 4s1 3d5। +3 का मतलब क्या है? यहाँ से 4s से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दी, तो यहाँ कितने बच गए? 3। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3। ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब मिटाओ इसको और आगे देखो। मैग्नीज। मैग्नीज आता है बच्चों 25 पर। क्या लिखते हो? 4s2 3d5। +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। कहां से? 4s से। क्या बचेगा? 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन है, ये रे 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे? 3 यहां भर दिए। अब ऊपर मत पहुंच जाना, पहले T2G के इलेक्ट्रॉन भरने। 4 5 हो जाएंगे। 2 2 4 और 1 5। पहले पूरे इन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं फिर आगे वाले में जाते हैं। ठीक है, ये मैग्नीज हो गया। मैग्नीज के बाद कौन आ रहा है बच्चों? Fe आ रहा है। Fe कितने पर आता है? 26 पर। क्या लिखते हो? 4s2 3d6। क्या बनाना है? +2 बनाना है। +2 बनाओगे मतलब 4s0 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भरोगे। ठीक है ना? ना 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 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना ये तो। 4s2 3d6 से +2 बनाना, तो यहाँ पे 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो 5 और 1 6। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ठीक है, ये अपना क्या हुआ? Fe भी हो गया। अब Fe+3 भी देख लो। Fe+3 का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 5 बच जाएंगे, फिर वो हो जाएगा। ठीक है, जो पहले करा अपन ने। कोबाल्ट का देखो। कोबाल्ट कितने पर आता है? 27 पर। क्या लिखते हो? 4s2 3d 18 और 2 यहाँ 7 आ जाएगा। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। कितने बच जाएंगे? 3d7 बच जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को भरो। 5 6 और 1 7। यहाँ कितने बढ़ दिए? 6 और 1 बढ़ दोगे 7। सिंपल सी बात है। ये पूरा हो गया। अब आप ऊपर चले जाओगे। अब आगे देखो, कोबाल्ट के बाद कौन आ रहा है? निकल आ रहा है। निकल कितने पर आता है? शिव तेरी वंदना करे मन फी को नी।
क्यों? 28 पर आ रहा है, 28 पर आ रहा है तो क्या लिखोगे बच्चों? 4s2 3d, 18 ऑर्गन के, 2 इसके हो गए 20, और यहाँ क्या लिख दोगे? 8 प्लस 2 का मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8। 8 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरोगे? अरे ये T2G क्यों मिट गया है मेरा, EG क्यों मिट गया है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद कौन आ रहा है? कॉपर आ रहा है। कॉपर का भी देख लो ना बच्चों, Cu+2 है बेटा। Cu+2 का मतलब क्या हुआ? 4s तो 0 और 3d क्या हुआ? 9। 9 इलेक्ट्रॉनों को बनना है। 9 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरोगे? ये कितने भर रखे अभी अभी अपन ने? 6 और 2 8, 9 हो गए। 9 हो गए तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस खत्म। सिंपल सा काम था यार ये तो। T2G और EG के अंदर बांटना ही तो था, जो कि हमने बांट दिए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रथम श्रेणी तत्व के सभी भारी संक्रमण तत्वों के अनेक गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, टिप्पणी दीजिए। बहुत बड़ी टिप्पणी, टिप्पणी नहीं दे पाएंगे, सुनो। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में कुछ कुछ गुणधर्म अलग आते हैं। क्या क्या गुणधर्म अलग आते हैं? आयनन एंथैल्पी अलग आती है, कणन एंथैल्पी अलग आती है, और ये सबके क्रम अपन ने लिख रखे हैं। गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। सबके ऑर्डर हमने लिख रखे हैं अपवाद वाले, ठीक है, ट्रिक के साथ में लिख रखे हैं। और गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, परमाणु आकार आ जाता है। ये गुणधर्म बताने हैं बस आपको अलग अलग, और ये सारे गुणधर्म अपन ने नोट्स में बता रखे हैं। जितने भी पढ़े ना वो सब के सब इसमें आएंगे। किसके? 3D श्रेणी के, 4D श्रेणी के और 5D श्रेणी के। ये बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित संकुल स्पीशीज के चुंबकीय आघूर्ण के मान से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना आपको। देखो मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। इसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण आ रहा है, मतलब ये क्या है? अनुचुंबकीय है। इसका ये सारे क्या है? अनुचुंबकीय। क्यों? क्योंकि इनके कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान आ रहा है। जब भी चुंबकीय आघूर्ण का मान, मैग्नेटिक मोमेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। और जब भी मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रति चुंबकीय बोलते हैं। और मैक्सिमम केस में जो अनुचुंबकीय है वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और मैक्सिमम केस में जो प्रतिचुंबकीय है वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। इन दोनों का कारण एक ही है। अनुचुंबकीय का मतलब क्या है? ये कब होगा? जब n नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हुए तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0 होगा, मतलब प्रतिचुंबकीय बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? रंगहीन। यहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.2 दे रखा, मतलब मैग्नीज में कुछ ना कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता करोगे? VBT से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। कैसे पता करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से? 9वें चैप्टर में सीख लेंगे। यहां पर इस इन तीनों में कुछ ना कुछ n का मान है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए यहां पर ये है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप देखना n का मान इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, और नहीं, इसमें n का मान 2 आएगा, इसमें 5 आएगा। n के मान 2 5 5 आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक समझा रही कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कुछ पॉइंट में उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, 5 है तो 5 पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेना अब आप। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली हमारा डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।